नवी मुंबई में कोरोना की चेन बढ़ने से पहले उस चेन को तोड़ना जरूरी था और ये सबसे बड़ा चैलेंज था नवी मुंबई मनपा आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल के लिए। मगर एक कुशल नेतृत्व क्षमता, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन के साथ एक टीम वर्क के तहत आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल ने न केवल ये चैलेंज स्वीकारा बल्कि आज उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। सही समय पर सही निर्णय और सही फैसलों का ही परिणाम था कि आज नवी मुंबई में जो कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 12,000 पहुंच जाना चाहिए था, वो आंकड़ा 4,000 तक रोकने में आयुक्त और उनकी टीम कामयाब रही। आज नवी मुंबई नेटवर्क की टीम के साथ खास मुलाकात में आयुक्त ने इंडिया बुल्स सिडको एग्जीबिशन सेंटर में बने नवी मुंबई मनपा के कोविड केयर हॉस्पिटल से लेकर मनपा की उपलब्धियों और ऑनलाइन शिक्षा पर विस्तृत तौर पर चर्चा की। जानना चाहेंगे कि एक तरफ सभी महानगर पालिकाओं में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो तादाद है हर कोविड केयर सेंटर में कहें बढ़ती जा रही है, लेकिन इंडिया बुल्स नवी मुंबई के लिए कैसा कारगर साबित हुआ है जहां पे 100% डिस्चार्ज रेट हुआ है। कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं आप इसे? जैसे आपने कहा, ये तो मैं कहता हूँ 100% कामयाबी है, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस है ये संक्रमण रोकने के लिए एकदम आइडियल कंडीशन वहाँ है कि हर पेशेंट को अलग रूम है जिसमें अटैच बाथरूम के साथ, और दूसरी बात यह है कि वहाँ हवा भी एकदम खुली रहती है कि जैसे क्लोज्ड एनवायरनमेंट में संक्रमण बढ़ सकता है। तो इसकी वजह से वहाँ हमने अगर देखा कि जितने भी लोग एडमिट किए थे वो सब 100% दुरुस्त होके घर पहुंचे हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी कामयाबी है, और इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि जो भी संक्रमित होता है या संक्रमण होने की जिसको हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है, तो ये दुरुस्त होके घर जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और वहाँ सुविधा तो हमने सब दी थी, कभी कभी छोटी मोटी बात होती रहती है, अपने घर में भी होती है वैसे, तो वो लेकिन हम अटेंड करते हैं, हमारे लोग वहाँ पूरी राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। तो ये तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि वहाँ आइसोलेशन के लिए बहुत अच्छी सुविधा वो साबित हुई है। वाशी में जो आपका कोविड हॉस्पिटल आया है, जिस निर्मित हुई है, एकदम वॉल फिटिंग में काम हुआ है, तो सर ये कितना मील का पत्थर बनकर साबित होगा आज के इस कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी के बीच? किस प्रकार से ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा नवी मुंबई के लिए? नवी, जैसे लॉकडाउन खुलने के बाद हम देख रहे हैं कि केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। ये महीने में जैसे कल भी हमारे पास केसेस थे, आज कम आ रहे हैं। तो इसके लिए पर्याप्त सुविधा देना जरूरी है, और वो भी एक ऑप्टिमम अच्छा लेवल का सुविधा वहाँ करना बहुत जरूरी होता है। वो तरीके से हमने ये काम किया है, और ये बहुत वॉर फुटिंग है। 20 दिन में हमने ये काम, उसका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा किया है। तो वहाँ 1200 बेड का, जैसे 1182 बेड, और हम और 30 बेड या 30 से 50 बेड आईसीयू करने का भी हम वहाँ प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर संख्या बढ़ती भी है तो उनको सुविधा मिलना जरूरी है। वो हिसाब से हमने ये सुविधा की है कि कोई भी पेशेंट को यहाँ बेड नहीं मिले ऐसा होगा नहीं, ये सोच के हमने ये सुविधा वहाँ तैयार की है। क्या क्या सर वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध होंगी, और उसके लिए आपने जैसे कि बहुत जल्दी ही स्टाफ का रिक्रूटमेंट करवाया है और बहुत सिस्टमैटिकली तरीके से इसको अंजाम दिया, तो क्या क्या फैसिलिटीज होने वाली है जो कि हेल्पफुल साबित होगी? यहाँ जैसे हमने कहा है कि वहाँ हम 30 to 50 बेड आईसीयू करने का हम प्लान कर रहे हैं। कि उसको क्या है, आईसीयू अगर हम करते हैं तो स्टाफ रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती है, उसके साथ इक्विपमेंट भी लगते हैं। तो जैसे हमने अभी 31 जो वेंटिलेटर्स है, ये वेंटिलेटर्स खरीदी करने का हमने अभी प्रोसेस शुरू किया है। सीएसआर से हमने कुछ लोगों को बात की थी, उसमें हमें करीब 20 वेंटिलेटर्स मिलने वाले हैं। मे बी विद इन 2-3 डेज हमको ये मिल जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि उस दिन माननीय आरोग्य मंत्री महोदय वहाँ उन्होंने विजिट की थी, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें वेंटिलेटर, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट वेंटिलेटर का होता है, ऑक्सीजन का होता है, तो उन्होंने भी कम से कम 20 वेंटिलेटर देने की हमें वहाँ बताया था। तो ये करके हम वहाँ ये पर्याप्त सुविधा इवन आईसीयू करने का भी हम वहाँ सोच रहे हैं।
मतलब वो प्रोसेस में है, एक्चुअली करने के प्रोसेस में हम हैं। तो मुझे लगता है कि हम वहाँ लोगों को ये भी ट्रीटमेंट वहाँ दे पाएंगे। तो सर इसके लिए जो स्टाफ रिक्रूटमेंट है, साथ ही साथ प्रयोगशाला लैब्स की भी व्यवस्था होगी, एक्सरे की भी व्यवस्था होगी, क्या क्या सुविधाएं होंगी वो थोड़ा सा बताइए। वहाँ एक तो डायलिसिस हम CSR के थ्रू ही हमने एक हॉस्पिटल इंद्रावती हॉस्पिटल को रिक्वेस्ट की थी, वो लोगों ने वहाँ डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट वो देने के लिए तैयार है, एक मशीन वहाँ फॉर कोविड पेशेंट्स ओनली। हम वैसे वासी हॉस्पिटल में डायलिसिस कर ही रहे हैं कोविड पेशेंट के लिए। एक्सरे लैब वहाँ हमने स्थापित की हुई है, उसको हम और स्ट्रेंथन करेंगे। और ऑक्सीजन फैसिलिटी जो है 500 बेड वहाँ की हुई है, बिकॉज इसमें जो है कोरोना के जो पेशेंट होते हैं उनको ऑक्सीजन मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उसको मिले, ये बहुत जरूरी होता है। तो वो तरीके से ये हम पूरी वहाँ तैयारी कर रहे हैं। इस कोरोना संक्रमण के दौरान नवी मुंबई महानगर पालिका के आप प्रमुख हैं, प्रशासक की भूमिका अख्तियार कर रहे हैं। ऐसे में इससे निपटने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप आपने कदम उठाए हैं, कौन कौन सी उपलब्धियां आप गिनाना चाहेंगे जो आपने क्विक डिसीजन? अभी इसमें आप ये देख सकते हैं कि एज पर द प्रोजेक्शंस गिवन बाय ICMR या गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्शंस थे, अभी तक हमारे केसेस 12,000 क्रॉस होना चाहिए था अगर हम वैसे प्रोजेक्ट करते हैं तो, लेकिन आज हम अराउंड 4,000 तक सीमित है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो रिकवरी रेट है वन ऑफ द हाईएस्ट है, 60% रिकवरी रेट है कि लोग दुरुस्त होके घर जाएं, इसका रेट 60% है। हमारा डेथ रेट कम है, वन ऑफ द लोएस्ट है, 3% के करीब है। तो ये सब सारी उपलब्धियां है। और इसमें शुरू में जो भी संक्रमण कम था, हमने शुरू से ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे बहुत ध्यान दिया था कि जैसे ही पॉजिटिव केस मिलता है विदिन 24 आवर्स उसके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ट्रेस करना, लो रिस्क कॉन्टैक्ट ट्रेस करना, उनका टेस्टिंग करना। और इसलिए हमारे बहुत सारे सैंपल्स पेंडिंग रहते थे, इसलिए कि हम स्वैब कलेक्शन बहुत ज्यादा किया था एज कम्पेयर टू एनी अदर कोऑपरेशन। हमारा स्वैब कलेक्शन बहुत अच्छा है। और लास्ट जो 3-4 दिन में हमको ये जो स्पाइक ज्यादा दिखाई दिया है वो पेंडिंग स्वैब के रिजल्ट आने से वो है। आगे चल के हम इसको और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एग्रेसिव करने का हमने सोचा है। कम से कम एक पॉजिटिव केस के पीछे 15 से 20 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होना जरूरी है और उनको फिर आइसोलेट करना, या होम आइसोलेशन है या क्वारंटाइन हमारे फैसिलिटी में है, ये करके हम इसको आगे ये संक्रमण रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो मास स्क्रीनिंग है, क्या हम मान सकते हैं ये उसी का एक स्टेप है जो आपने शुरुआत की है नवी मुंबई में? एग्जैक्टली। मास स्क्रीनिंग इसलिए होता है कि जहाँ कंटेनमेंट एरिया है वहाँ ज्यादा संक्रमण होने की पॉसिबिलिटी होती है। और जैसे देखा है कि 80% ऑफ द केसेस इसमें असिम्टोमेटिक है, जिसको लक्षण दिखते नहीं है या बहुत माइल्ड सिम्टम्स है। तो ये लोग अगर हिडन रह गए, ये सामने नहीं आएंगे, तो संक्रमण और बढ़ने की ज्यादा पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। तो इसके लिए वहां जाके हमने डॉक्टरों के पथक लगाए हैं और हर एरिया में, पर्टिकुलरली स्लम एरिया है या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ मास स्क्रीनिंग करके उनको हम बाहर बुला के स्क्रीन कर रहे हैं और उनके स्वैब ले रहे हैं जहाँ हमको डाउटफुल केस लगता है। तो इससे ये संक्रमण रोकने में बहुत हमें मदद होगी। तो यानी कह सकते हैं कि कोरोना पहुंचने के पहले पालिका की टीम वहां पे पहुंचकर इसको कंट्रोल करने में। एग्जैक्टली। जैसे हम वायरस को चेस कर रहे हैं, वायरस इज नॉट चेसिंग अस बट वी आर ट्राइंग टू चेस द वायरस, कि उसको पहले हम पकड़ ले जो कि फिर वो आगे संक्रमण नहीं हो। इस दौरान जो मास स्क्रीनिंग के दौरान रेट्स जो है कोरोना संक्रमण के बहुत तेजी से दिखाई दिए हैं। एरोली में लगातार एक हफ्तों में इतने बड़ी तादाद में संख्या बढ़ी है कि वो एपिसेंटर हम बोल रहे हैं कि एरोली बढ़ता जा रहा है, उस दिशा में दिखाई दे रहा है। तो आखिर वजह क्या है सर इसकी, क्यों बढ़ रहे हैं ये केसेस और क्या ये डेंजर जोन हम बोल सकते हैं एरोली? सही बात है कि इसमें क्या होता है, जैसे लॉकडाउन खुल गया तो लोग जो प्रिकॉशंस लेना जरूरी है वो मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज या लो इनकम ग्रुप के एरिया में, स्लम एरिया में
और बहुत बार ये मार्केट में जब जाते हैं लोग सब्जी या ये खरीदने, वो प्रिकॉशन नहीं ले रहे। इसका यही मतलब है कि वहाँ ये केसेस बढ़ रही है, क्योंकि कुछ एरिया में कुछ भी मतलब इतना अब आपको ये ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा, और कोई स्पेसिफिक एरिया में जैसे तुर्बे है या ऐरोली है, यहाँ ये बढ़ रहा है। तो इसमें लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग हो या ये हाथ की स्वच्छता हो या मास्क पहनना हो कंपलसरी है। अभी हम मास्क पहनते हैं, हमको थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन उससे फायदा अलग है। तो ये सब जो प्रिकॉशंस शायद नहीं ले रहे लोग, वो लेना बहुत जरूरी है। तो इस दिशा में सर आप लोगों का क्या स्टेप होगा ताकि लोग भी उससे अवेयर हो और ये आंकड़े कम हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी हम मैंने वार्ड ऑफिसर्स को और पुलिस डिपार्टमेंट को ये सूचना दी है कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता है पर्टिकुलरली इन पब्लिक प्लेस, तो उसको दंडित किया जाए इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको दंड किया जाएगा। तो कल ही मैंने एक्चुअली हमने वो पहले भी दिए थे, लेकिन अभी थोड़ा ये एग्रेसिवली करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रिकॉशन अगर कोई नहीं लेगा तो डेफिनेटली ये संक्रमण बढ़ने वाला है। ज्यादा से ज्यादा स्वैब टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग और उस वजह से जो टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हुए हैं वो भी संख्या बढ़ी है, लेकिन अब धीरे धीरे वो घटती जा रही है। क्या कारण है? क्या ज्यादा जो लैब की अतिरिक्त व्यवस्था की है वो उसके लिए रीजन है कि जल्दी रिपोर्ट्स आ रही है कि क्या है? और अब कितने दिनों में मिल रहा है रिपोर्ट्स कोरोना की? सही है, इसमें अभी लैब्स की संख्या बढ़ी है। प्राइवेट लैब्स भी, जैसे हमने CSR में करीब 19,000 फ्री टेस्ट कराने का भी अरेंजमेंट किया है। हमारी लैब भी तैयार हो रही है। वहाँ भी आज एक मशीन हमने लगाया जो गवर्नमेंट ने दिया था, वहाँ डेली 25 स्वैब टेस्ट होते हैं, लेकिन हम 200 या 400 तक डेली करने का हम वहाँ सुविधा बना रहे हैं। तो अभी जो बैकलॉग रहता था 7 दिन 8 दिन भी कभी कभी रहता था, अभी वो 2 या 3 दिन पे आ गया है, और मुझे लगता है ये वीक में विदिन 30 आवर्स वो आ जाएगा। लोगों का अभी सर ये सवाल है कि अगर मॉनसून आ रहा है तो इस दौरान एक डाउट है कि क्या वाशी हॉस्पिटल में जाना सेफ रहेगा, क्या वो लोग संक्रमित तो नहीं हो जाएंगे, तो इसीलिए उसको एक सार्वजनिक हॉस्पिटल के तौर पे तब्दील कर दिया जाए, वहां से कोविड पेशेंट हटा दिया जाए। तो क्या इस दिशा में आपका भी विचार चल रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है? अभी देखो, आज की प्रायोरिटी तो कोविड है, ये तो सही है, लेकिन नॉन कोविड भी उतना ही, उसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो जो मांग आ रही कि वासी हॉस्पिटल को फिर नॉन कोविड हॉस्पिटल बनाया जाए, तो उसकी दिशा में हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये ओवरनाइट डिसीजन नहीं कर सकते, तो इसको फेज आउट करके फेजेस में हम कर सकते हैं कि कोविड के पेशेंट के लिए आज जो हम सुविधा वासी हॉस्पिटल में दे रहे हैं, वो पैरेलल सुविधा दूसरी जगह पे क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर हम अगर शिफ्ट करते हैं तो वो बेटर रहेगा। तो ये वो दिशा में हम सोच रहे हैं। इसके अलावा भी बात करना चाहेंगे कि एक तो लैब की व्यवस्था, वेंटिलेटर्स की मांग, ये सब आप लोगों ने जिस दिशा से काम किया है, तो आज जो आंकड़े कंट्रोल में हुए हैं, क्या हम मान सकते हैं ये जो स्टेप उठाए गए हैं उसी का परिणाम है सारा? एग्जैक्टली उसी का परिणाम है कि हमने शुरू से ही जो काम किया है, हमने बहुत एग्रेसिवली IC एक्टिविटी की थी एकदम शुरू से। ये मैं जैसे बोला कि इसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, उसका आइसोलेशन है, ये बातें हमने की है। टेस्टिंग बढ़ाया है, स्वैब कलेक्शन बहुत बढ़ाया है, और अभी रिसेंटली हमने जैसे मास स्क्रीनिंग शुरू किया है, और जहां भी हमने सुविधा की है वहां पूरा प्रयास किया है उन लोगों को बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देने का। जैसे इंडिया बुल्स का मैं बता रहा था कि वहाँ 100% लोग रिकवर होके घर गए हैं, ये तो फैक्ट है, हमारे सामने है। सर, ऑनलाइन जो स्टडीज का है अभी शुरुआत किया है, क्योंकि इस टेंस सिचुएशन में बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, इसके लिए आपने ऑनलाइन जो प्रक्रिया शुरू की है, तो इसका सर ये व्यवस्था किस प्रकार से डेवलप की है? अभी जैसे गरीब हैं, कुछ माँ बाप हैं, उनके लिए क्या मुनासिब हो पाएगा, किस प्रकार से ये होगा मुमकिन? नहीं, अभी देखो कि बुक्स जो है, हम बुक्स उनको घर जाके दे रहे हैं। जहाँ कंटेनमेंट जोन है वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन वो जोन समझो रिलीज हो जाता है 8-10 दिन में, तो वहाँ वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, इनको डिस्टेंट लर्निंग या ई लर्निंग जो कहते हैं, तो इसके लिए हमने पर्याप्त सुविधा की है। एक यूट्यूब चैनल बना के इनको
हमारे जो भी बेस्ट टीचर है वो उनका वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो भी वो जो कहते हैं ना कि लेसन पढ़ाएंगे, तो बेस्ट टू बेस्ट टीचर आइडेंटिफाई करके उसको वीडियो रिकॉर्ड करके वो यूट्यूब चैनल पे वहाँ भेजेंगे। इस तरीके से वो अरेंज किया है। और इसमें मैक्सिमम लोगों के पास फोन तो आजकल है ही, फोन है या जो भी जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, वो हिसाब से वो इसको हम पहुंचा सकते हैं या शिक्षण चालू रख सकते हैं। सर, इसके अलावा एनएमएमटी से जुड़ा सवाल है कि एनएमएमटी की बसों की फ्रीक्वेंसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए बढ़ाने का आपका विचार है क्या, और अगर है तो साथ ही साथ एक और बात है कि दरों में इजाफा किया गया है, वो क्यों? नहीं, नवी मुंबई के नागरिकों के लिए दरों में कोई इजाफा नहीं किया है। जो बाहर से आते हैं आउट ऑफ जो हमारे रेसिडेंट, क्योंकि आज एनएमएमटी जो है लॉस 6-7 करोड़ पर मंथ का लॉस है, और बीच में हमने लॉकडाउन होने के बाद करीब करीब 2-2.5 महीना फ्री सर्विस दी थी सबको, नॉट ओनली फॉर आवर सिटीजन्स बट आउटसाइड ऑल्सो। तो बाहर जो किसी कंपनी के एम्प्लॉयज उनके लिए बस चाहिए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि इस दर बढ़ाने से उनको दिक्कत नहीं है। हम हमारे जो सिटीजन्स है, कॉमन मैन है, उनके लिए कोई दर नहीं बढ़ा रहे। सवाल ये है आपसे कि इस दौरान आप लोग ने काफी सारी हेल्पलाइन भी निकाली है। आज के दौर में 3-3 महीना लोग घर में जाते हैं तो टेंशन डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो खास इसके लिए भी व्यवस्था नवी में मनपा ने सोचा, और क्या इसके लिए हेल्पलाइन जो निकाली वो कितनी कारगर साबित हुई, और किस प्रकार से आप लोग स्टेप बाय स्टेप इस दिशा में भी कर रहे हो? इसमें हमने शुरू से ही ये अरेंजमेंट की थी कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जो स्पेशलिस्ट है, वॉलंटरी बेसिस पे उन्होंने हमको सर्विस ऑफर की थी, मतलब अभी चल रही है। और ये करीब करीब 7 साइकेट्रिक्स जो है ये इसमें काम कर रहे हैं, और जिसको भी ये डिप्रेशन हो या कोई काउंसलिंग की जरूरत हो, वो फोन पे उनपे काउंसलिंग देते हैं। कभी अगर जरूरत पड़े तो उनको विजिट भी करते हैं। तो इसमें हमने जो देखा है, एक डॉक्टर कम से कम डेली उनको 4 या 5 कॉल ऐसे आते हैं, तो उससे बहुत फायदा इन लोगों को हुआ है, जो पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स है या कोई लॉकडाउन के पीरियड में एकदम आइसोलेटेड लग रहा है उसको, या कुछ डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा साबित हुआ है। सर, नवी मुंबई के जो झोपड़पट्टी इलाके हैं या ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है, जैसे तुर्भ, ऐरोली, दीघा, ये सब, तो उस दिशा में क्या कुछ खास प्लानिंग की है ताकि कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसको कंट्रोल हो जाए? नहीं, ये मास स्क्रीनिंग उसी लिए कर रहे हैं हम। पर्टिकुलरली ये एरिया में शुरू किया था कि कोपर खरने का जो लो कॉस्ट हाउसिंग एरिया है, माथाड़ी कामगार मोस्टली वहाँ रहते हैं, फिर ये तुर्भे का इंदिरा नगर एरिया है, अभी ऐरोली है, तो यहाँ कंटेनमेंट जोन में जो लोग हिडन नहीं रहना चाहिए और उससे संक्रमण नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए हमने वो सुविधा वो की है। एपीएमसी से सर क्या अभी खुलने के बाद क्या उसमें कंट्रोल हुआ है? क्या कोरोना संक्रमण का कुछ मामला सामने आया है कि अभी थोड़ा कंट्रोल में है? एपीएमसी में अभी कुछ मतलब जो शुरू में एकदम रश होता था और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा था, वो अभी ऑर्डर में है। लेकिन अभी एपीएमसी से कितने केसेस आ रहे हैं अभी रिसेंटली हम एनालिसिस नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि वो बंद तो नहीं करने का है, वो तो चालू रखना है, इसलिए एनालिसिस करके अननेसेसरली इशू क्रिएट करने के बजाय हम उसको कंटेन कैसे करें ये वायरस को, उस पर ध्यान दे रहे हैं। नवी मुंबई की जो जनता अभी इस दौरान लगातार सोच रही है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, रोज 100 पार हो रहे हैं, तो आप नवी मुंबई को क्या कहना चाहेंगे कि वो ये डर, इसे एक डर समझे या इसको डर को भूल जाए? क्या कहना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा लोगों से कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और हम जो जैसे हम खुद होके मास स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वैब कलेक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए ये आंकड़े अभी ये पिक तो आना ही था। मतलब मैंने जैसे कहा है कि प्रोजेक्शंस हम अगर सोचते तो 12,000 तक जाना चाहिए था, वो 4,000 के करीब आज हम है, तो वो हिसाब से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। लोग, हर आदमी जो है ना कि मास्क कंपलसरी पहने,
अपने पर्सनल हाइजीन, पर्टिकुलरली हाथ जो धोने का जो है सिस्टम, अननेसेसरी अपने मुंह को या फेस को हाथ न लगाए, ये सब चीजें लेना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी अगर पॉजिटिव पेशेंट है उसके वेरी क्लोज कांटेक्ट में अगर हम 15 मिनट भी रहते हैं तो संक्रमण होने की शक्यता बढ़ती है। 15 मिनट से ज्यादा, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है।